नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की ज़ुबानी में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हर हफ्ते अपने इस चैनल पर एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ। तो आज मैं मालती जोशी जी की कहानी पिता के साथ प्रस्तुत हूँ। तो सुनते हैं कहानी पिता। पिता नहीं रहे। बाबा, बाबूजी, डैडी, पापा कुछ भी नहीं। जब भी जिक्र हुआ है सिर्फ पिता ही कहा गया है, पिताजी भी नहीं। शायद उतने सम्मान के भी वे अधिकारी नहीं थे। नानी तो हमेशा बाप ही कहती रही, सुम्मी का बाप उस घर का सबसे चर्चित और तिरस्कृत मुहावरा था। तो पिता नहीं रहे। उनकी मृत्यु का समाचार ऐसे समय आया जब हम लोग उनके अस्तित्व को करीब करीब भूल ही चुके थे। ना चाहते हुए भी मेरी शांत जीवन सागर में कुछ तरंगे, कुछ हिलोरे आ गई। मैं बेवजह उदास हो गई। यूं उदास होने के लिए पिता की मृत्यु एक खासी वजह थी, पर उस तरह का रिश्ता तो हम लोगों के बीच कभी रहा ही नहीं। मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं है। फिर भी मन उदास हो गया, शायद इसलिए कि इस दुखद समाचार को मन उस आंतरिकता के साथ ग्रहण नहीं कर रहा था जो कि एक बेटी के लिए जायज़ है। मैं अन्य मस्क सी हो रही थी और डर भी रही थी कि अगर शाम तक मेरा मूड ठीक नहीं हुआ तो साहब बहादुर घर आते ही शुरू हो जाएंगे। परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। मम्मी वगैरह सब ठीक तो हैं। अब इतवार को ही तो दीदी का फोन आया था। फिर क्या बात है? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। आजकल जल्दी थक जाती हूँ। चलो चेकअप करवा लेते हैं। नहीं, अभी उतनी नौबत नहीं आई है, मैं तंग आकर कहती हूँ। तब जाकर यह जिरह बंद होती है। गुस्सा आता है, जरा सी बात भी इनकी नजरों से नहीं छिपती। कई बार तो चिढ़कर कह देती हूँ, क्या मुसीबत है? इस घर में कोई मन भरकर उदास भी नहीं हो सकता। उदास होने पर पाबंदी नहीं है डार्लिंग, ये मुझे अपने पास खींचकर कहते हैं। I just want to share it and I want to enjoy it all by myself। वे हंस देते हैं, एकदम स्वच्छ निर्मल हंसी। और हंसने की बात तो है ही, उदासी भी कोई एंजॉय करने की चीज़ है। इन्हें दुख होता है, हैरत होती है कि सुख के इस अथाह सागर में भी मैं दुख के कण कहाँ से बीन लेती हूँ। इसलिए शुरू हो जाते हैं। मम्मी की याद आ रही है। शुभम का रिजल्ट आया है क्या? शगुन ने दिन भर बहुत परेशान किया। मतलब यह है कि उदास हो तो कारण बताओ। इस कारण बताओ नोटिस पर मैं खींच जाती हूँ। पति का इतना अधिक संवेदनशील होना भी भार लगने लगता है। और मम्मी को हमेशा यह शिकायत रही कि उनके पति के पास संवेदना नाम को भी नहीं थी। हद दर्जे का आत्म केंद्रित व्यक्ति था वह, दूसरों के सुख दुख से एकदम अनजान। घर उनका था, वे स्वामी थे। मम्मी पत्नी कम, नौकरानी ज्यादा थी। नौकरानी जिसे तनख्वाह ना देनी पड़ती हो। मेज संवारने से लेकर सेज संवारने तक का हर काम खुशी खुशी करना उनका फर्ज था। पति के जूते तक उन्हें उतारने होते थे, साफ करने होते थे, जबकि वे खुद पैर की जूती से ज़्यादा कुछ नहीं थी। यह जुमला बराबर उन पर फेंका जाता था। पैर की जूती, जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार दिया। शेष समय घर के कोने में पड़ी रहने को अभिशप्त। MA PhD मेरी माँ कैसे और क्यों ये सब सहन कर गई, सोचकर आश्चर्य होता है। पर सहने की भी एक सीमा होती है। उस सीमा के पार हो जाने के बाद क्षण भर भी उस घर में सांस ना ले सकी। अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठाकर सीधे नानी के घर आ गई। कुल 8 साल के वैवाहिक जीवन का पटाक्षेप हो गया। उस समय दीदी 5 साल की और मैं महज 2 साल की थी। इसलिए मेरे मन में ना पिता की और ना पिता के घर की कोई स्मृति बाकी है।
भाई के घर में हमेशा निभाव होना कठिन था। मम्मी इस बात को जानती थी, इसलिए सुविधा और सहयोग जुड़ते ही उन्होंने अपना स्थानांतरण भोपाल करवा लिया। आते समय नानी को भी साथ लेती आई ताकि उनके भरोसे लड़कियों को छोड़कर निश्चिंतता से नौकरी कर सके। जब से होश संभाला नानी को सदा अपने पास ही पाया है। मम्मी की व्यथा कथा भी उन्हीं से ही सुनी है। नहीं तो मम्मी ने तो बच्चों के सामने यह अध्याय कभी खोला ही नहीं, ना कभी पिता की निंदा की, ना उन्हें याद किया। नानी ही जब तक उन्हें कोसने लगती थी तो वह थके स्वर में कहती, अब रहने दो अम्मा, तुम अपनी जुबान क्यों गंदी करती हो। नानी कहती, लल्ली मेरी जान जलती है तभी ना गालियां निकालती हूँ। मरी ने मेरी सोची रैया की जिंदगानी मिट्टी कर दी। बाप के रहते बेटियां अनाथ हो गई। नानी का जब मूड खराब होता तो उन रिश्तेदारों की भी शामत आ जाती जिन्होंने ये संबंध सुझाया था। मरु ने हवा तक नहीं लगने दी कि लड़के का चलन ठीक नहीं है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाली थी। ईश्वर करे उनकी बेटियों को भी ऐसा ही नरक नसीब हो। नानी किसी तरह चुप ना होती तो मम्मी मुझे खींचकर दूसरे कमरे में ले जाती और कहानी सुनाने लगती। मैं बड़ी बड़ी आंखों से मम्मी को देखते हुए दूसरी ही कहानी बुनने लगती। उस कहानी में न राजा रानी होते न परियां होती। उन कहानियों में अनजान आदमी राक्षस या दैत्य की शक्ल में होता और मेरे नाजुक सी गुड़िया सी माँ चुपचाप उनके अत्याचार बर्दाश्त कर रही होती। बचपन में पिता की कल्पना मैंने हमेशा दैत्य के रूप में की थी, पर जब कुछ बड़ी हुई तो उन्हें मानवाकार देने की कोशिश की, पर कल्पना में कोई चित्र भी नहीं उभरता था। जैसे जैसे समझ आती गई कुछ वाक्य मन पर अंकित होते गए। निम्मी बिल्कुल अपने पिता पर गई है। नाक नक्श, रंग रूप, कद काठी बिल्कुल वही है। फिर नानी उस चित्र में रंग भर देती। अरे स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है। एक नंबर की जिद्दी और नक चढ़ी है। सुन्नी एकदम गऊ है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। यह मरी तो हूबहू बाप का नमूना है। मतलब पिता ऊंचे, गद्दावर, सांवले, तीखे नैनक्श वाले जिद्दी इंसान थे, जबकि मम्मी नाजुक सी, गोरी सी, सौम्य प्रवृत्ति वाली महिला थी। लोग कहते हैं ईश्वर जानबूझकर ऐसे जोड़े बनाता है ताकि संतुलन बना रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएं। फिर इन लोगों की निभी क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? कभी कभी दीदी से मनुहार करती, दीदी बताओ ना अपने पिता कैसे थे? तुम तो उस समय काफी बड़ी थी ना। दीदी अपने स्वभाव के विपरीत मुझे एकदम झिड़क कर कहती, मेरा दिमाग मत चाटो, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ना ही मैं इसकी कोई जरूरत महसूस करती हूँ। फिर धीरे से कहती, दूसरी बेटी पैदा करने के अपराध में उन्होंने मम्मी को जो अमानुषिक यातनाएं दी हैं, मुझे सिर्फ वही याद है। दूसरी बेटी? मतलब मैं? हाँ तुम। और प्लीज अब इस प्रसंग को यहीं समाप्त करो। दीदी दोनों हाथों से सिर पकड़कर कहती कि यह एक बुरा सपना था जिसे वे भूलना चाहती हैं। दोनों हाथों में सिर थामे दीदी बिल्कुल मम्मी की ट्रू कॉपी लगती। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता, मैं उन जैसी क्यों नहीं हूँ, नाजुक, छुई मुई सी। नानी कहती, तार सी लंबी हो रही हो, दूल्हा कहाँ से आएगा तुम्हारे लिए? लेकिन आश्चर्य, दूल्हा मेरे लिए ही आया। दीदी अनब्याही रह गई। खैर रिश्ते तो उनके लिए भी बहुत आए। लोग तो 5 कपड़ों में ब्याह कर ले जाने को तैयार थे, पर दीदी को विवाह के नाम से चिढ़ हो गई थी। बचपन के जो दृश्य दुस्वप्न की तरह उनके मन पर अंकित हो गए थे, उनसे वे कभी मुक्त नहीं हो पाए। डॉक्टर होते हुए भी वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई और वहीं बस गई। दीदी के जाने के बाद मम्मी एकदम अकेली पड़ गई। कुछ तो नानी की मृत्यु ने ही उन्हें तोड़ दिया था। दीदी के जाने के बाद तो एकदम ही गुमसुम हो गई। दीदी के साथ उनके अंतरंग संबंध थे, इस तरह से वे मुझसे कभी जुड़ नहीं पाए। शायद मुझ में अपने पति की प्रतिच्छाया देखती हूँ या मेरे स्वभाव में ही कुछ खोट रहा हो, पर वे हमेशा मुझसे छिटकती ही रही। बल्कि उनकी अपेक्षा में मैं नानी के अधिक निकट थी,
नानी ने कभी सीधे मुंह बात नहीं की, पर उनका प्यार गालियों में ही उमड़ पड़ता था। नानी की मृत्यु के बाद मम्मी ही नहीं, मैं भी बहुत अकेली पड़ गई। जीवन के सूनेपन को भरने में अजीत ने बहुत मदद की। यह सचमुच मेरा सौभाग्य था कि जिस समय मन सहारे के लिए भटक रहा था, अजीत सामने पड़ गए। नहीं तो मैं किसी के भी कंधे पर सिर रखकर रोने पर आमादा थी। मुझे तो आज भी संयोग पर गर्व और आश्चर्य होता है कि उन दिनों अजीत से मुलाकात हो गई। एक दिन मम्मी से परिचय कराने के लिए मैं उन्हें घर ले आई थी। मैं चाय बनाने भीतर आई तो मम्मी भी पीछे पीछे चली आई। बोली, निम्मी, ये लड़का तुम्हारा मित्र है या और भी कुछ है? अभी तो सिर्फ मित्र है, बाद में शायद और कुछ या बहुत कुछ बन जाए। वे पुनः बाहर जाकर बैठ गई और चाय के दौरान उन्होंने बहुत सहज भाव से कहा, अजीत, नमिता ने शायद तुम्हें बताया होगा कि मैं और उसके पिता वर्षों से अलग हैं। उसके जहन में तो शायद उनकी कोई तस्वीर भी नहीं होगी, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटी थी। नमिता ने मुझे कुछ नहीं बताया, शायद कभी जिक्र ही नहीं चला। और आप भी मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। इस तथ्य को जब तुम जान लोगे तब तुम्हें उसे समझने में आसानी होगी। तुम्हें शायद पता नहीं, जो बच्चे सिंगल पेरेंट द्वारा पाले जाते हैं थोड़े अलग होते हैं। वे ज़्यादा भावुक, ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा गुस्सैल और ज़्यादा जिद्दी होते हैं। इसलिए अगर नमिता के स्वभाव में तुम्हें कुछ अस्वाभाविक लगे तो ज़रा सब्र से काम लेना, उसकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश करना। मम्मी के इस आग्रह को हम दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। सब कुछ बड़ा अप्रासंगिक सा लग रहा था, पर बाद में उसकी सार्थकता समझ में आई। मम्मी जान गई थी कि यह रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए भूमिका बांध रही थी। जैसे ही अजीत की ओर से प्रस्ताव आया, उन्होंने फौरन हाँ कह दी। वे मानसिक रूप से अपने को तैयार कर चुकी थी। उन्होंने दीदी की शादी का जिक्र भी नहीं छेड़ा। अजीत के माता पिता से भी उन्होंने कोई बात नहीं छिपाई, बल्कि उनसे कह दिया कि मेरी बेटी का यह पक्ष कमजोर है, कृपया इसे लेकर कोई तानाकशी ना करें, नहीं तो वे सहन नहीं कर पाएगी। अजीत तो सज्जन हैं ही, उनके पिता भी बड़े गंभीर किस्म के हैं। शादी में मेरे पिता की अनुपस्थिति को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। रिश्तेदारों ने कानाफूसी की भी होगी तो पता नहीं, मुझ तक कोई बात नहीं पहुंची। विदा के समय सभी माएँ अपनी बेटियों को सीख देती हैं, मेरी माँ ने भी दी। कहा, निम्मो, अब थोड़ा अपने स्वभाव को मोल्ड करो, अपनी जबान पर काबू रखा करो। मैं तो औरत थी, फिर भी सहन नहीं कर पाई। अजीत लाख सज्जन है पर पुरुष है, उसके सब्र की परीक्षा मत लेना। शुभम के जन्म पर मुझसे भी ज्यादा मम्मी खुश थी। चल, तूने एक बड़ी लड़ाई जीत ली। कैसे? कम से कम बेटी जनने का दोष तो तुझ पर नहीं लगेगा, और मैं भी एक तरह से बरी हो गई। नहीं तो कहने को हो जाता, माँ के कोख में भी बेटियां ही थी, बेटी भी इतिहास दोहरा रही है। उस समय मैंने जाना कि इस लांछन का घाव उनके अवचेतन में अब भी कितना गहरा है। 2 साल पहले एक फोन आया था। दीदी उन दिनों यूएस से आई थी। उनसे मिलने मैं भी मम्मी के पास पहुंच गई थी। फोन मैंने ही उठाया था। हेलो, कौन? सुमी बोल रही है? जी नहीं, मैं निमी हूँ, नमिता। मैं तुम्हारा गोविंद चाचा बोल रहा हूँ। तुम तो शायद पहचानोगी भी नहीं, सुमी होती तो पहचान लेती। ज़रा अपनी मम्मी को फ़ोन देना। मम्मी कॉलेज गई हुई थी, मैंने फ़ोन दीदी को पकड़ा दिया। कोई गोविंद चाचा हैं। दीदी का चेहरा एकदम तन गया। बड़ी ही रूखी आवाज़ में उन्होंने कहा, यस, सुमिता हियर। उस तरफ से क्या बात हुई पता नहीं। दीदी ने तल्ख अंदाज में कहा, मतलब हमारे पिता अभी मौजूद हैं? दिस इज ए न्यूज़ फॉर अस। मेरी माँ ने तो अरसे पहले अपने सारे सौभाग्य अलंकार उतार दिए हैं। हमारे लिए तो पिता का अस्तित्व कब से शेष हो गया है। एनीवे, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और दीदी ने रिसीवर पटक दिया। मैंने प्रश्नार्थक नज़रों से देखा। श्रीमान को कैंसर हो गया है, सिरोसिस ऑफ लिवर। इसलिए बीवी की याद आई है, क्योंकि बीमारी में सेवा भी चाहिए और पैसा भी। वह जो एक और थी, वह कहाँ गई? एक होती तो रुकती, यहाँ तो अनेक थी। डूबते जहाज पर कौन ठहरता है? मम्मी को बताओगी? बताना तो पड़ेगा,
पर एक बात तय है, अगर वे इस आदमी के पास दोबारा गई तो हम दोनों उनसे कभी कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन दोबारा फोन आया तो मम्मी क्या मना कर पाएगी? यू आर राइट, मम्मी में तो वो गट्स नहीं है और वे लोग इनको इमोशनली ब्लैकमेल जरूर करेंगे। एक काम करते हैं, मैं उन्हें साल 6 महीने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। मामा की भी अभी खबर लेती हूँ। यहाँ का नंबर उन्होंने दिया ही क्यों? यहाँ से जाकर पहला काम यही करूंगी कि मैं वहाँ नया नंबर ले लूंगी और ये सिर्फ तुम्हारे पास होगा। नहीं तो ये लोग मम्मी को वहां भी चैन से नहीं रहने देंगे। इसके बाद दीदी ने सांस नहीं ली। दौड़ धूप करके मम्मी का साल भर का वीजा बनवाया। वह तो मम्मी से कह रही थी कि नौकरी छोड़ दो, पर मम्मी नहीं मानी। लंबी छुट्टी ले ली। पिछले साल 1 महीने के लिए आई थी, वीजा की अवधि बढ़ाकर फिर चली गई। मम्मी के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई हूँ। 8वें दिन फोन पर बात कर लेती हूँ, फिर भी दूरी का एहसास नहीं जाता। 3 लोगों की हमारी छोटी सी दुनिया थी। वे दोनों तो अब भी साथ हैं, मैं ही अलग पड़ गई हूँ। मम्मी से शिकायत करती हूँ तो वे हंस देती हैं। पगली, तुम्हें अब हमारी जरूरत क्या है? तुम्हारी तो अब अपनी अलग दुनिया है। तुम्हें तो अब हमारी याद भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा भी कहीं होता है माँ। आज सुबह 11 साढ़े 11 के करीब उन्हीं गोविंद चाचा का फिर फोन आया। इस पर सीधे मेरे पास ही आया था। मम्मी दीदी के पास थी और दीदी का नया पता और नया नंबर सिर्फ मुझे मालूम था। पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने मामा से बात की होगी, वहीं से मेरा पता और नंबर लिया होगा। मैं तुम्हारा गोविंद चाचा बोल रहा हूँ, पहचान रही हो ना? जी, एक खबर देनी थी। कहिए। तुम्हारे पिता नहीं रहे। चाहती तो दीदी वाला जुमला फिर से उछाल देती, पर इच्छा ही नहीं हुई। इस खबर पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मन नहीं हुआ। निमी, सुन रही है ना? जी, तुम्हारी मम्मी को खबर करनी थी। तुम्हारे मामा जी के पास सुमी का नंबर नहीं था। भाभी शायद वहीं हैं। मैं खबर कर दूंगी। हफ्ते 6 दिन में दीदी फोन कर ही लेती हैं, तब बता दूंगी। मुझे नंबर दे देती तो? ऐसे भी क्या जल्दी है? 2 दिन बाद भी पता लगेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आप तो जानते हैं, बरसों पहले उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी से खारिज कर दिया था। खैर, मैं तो अपना फर्ज अदा करना चाहता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। वे रिसीवर रखने को ही थे कि मैंने तपाक से बोला, आपका फर्ज क्या यहीं तक सीमित था? मतलब, जिस तत्परता से आपने अपने भाई की बीमारी और मृत्यु की खबर पहुंचाई है, उसी तत्परता से कभी हमारी भी खोज खबर ली होती। आपके खानदान की बेटियां थी हम, कभी तो पता लगाया होता कि हम कैसी हैं, कहाँ हैं, पढ़ लिख रही हैं या मामा के घर में खट रही हैं, शादी हो गई है या कुंवारी बैठी हैं। आप चाचा होते हैं ना हमारे, फिर कभी तो हमारा ख्याल भी किया होता। सिर्फ ख्याल करने से क्या होता, कोई संपर्क सूत्र तो हो। और फिर जिसके दम से ये सारे रिश्ते थे, जब उसी ने किनारा कर लिया तो हम तो पराए ही थे। एग्जैक्टली। और अब तो वे महीन सा रिश्ता भी खत्म हो गया है, इसलिए गुड बाय। मैंने रिसीवर इतनी जोर से पटका कि उन्हें पता चल गया होगा कि मेरे मन में कितना आक्रोश है। गुस्से में मेरे आंसू निकल आए थे। जिंदगी भर तो कभी सुध नहीं ली कि ये लोग जीती हैं या मरती हैं, और अब 13वीं का निमंत्रण भेज रहे हैं। गुस्सा सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं था, अपने आप पर भी था। उनसे इतनी बात करने की जरूरत ही क्या थी? दीदी ने कितनी ग्रेसफुली उन्हें एक बार में निपटा दिया था। मुझ बेवकूफ को अपने भड़ास निकालने का यही मौका मिला। मेरे आक्रोश के पीछे से झांकता मेरा उदास, एकांकी, निरांदन, अभावग्रस्त बचपन उन्हें जरूर देख लिया होगा। अपने दुखों की इस तरह विज्ञप्ति करने की क्या जरूरत थी? यह तो एक तरह से मैंने मम्मी का अपमान ही कर दिया, उनकी सारी तपस्या पर पानी फेर दिया। पता नहीं कितने देर तक मैं अपने को कोसती रही, हिलक हिलक कर रोती रही। शाम को रोज की तरह मुंह हाथ धोकर मैंने कपड़े बदल लिए थे। फिर भी इन्होंने आते ही मेरी चोरी पकड़ ली। क्या बात है, लगता है दिन भर रोती ही रही हो। मैं एकदम फट पड़ी। तुम CID में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? बेकार दफ्तर की फाइलों में अपनी प्रतिभा जाया कर रहे हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मैडम।
पर आपका चेहरा इतना पारदर्शी है कि कोई अंधा भी उसे पढ़ सकता है। मैं तो फिर भी 2 आंखें रखता हूँ। किचन में एक गिलास भी टूट जाता है तो मुझे पता चल जाता है। टेलर अगर तुम्हारा ब्लाउज बिगाड़ देता है तो मैं जान जाता हूँ। आज तो सचमुच कोई गंभीर बात हुई है, क्योंकि तुम दिन भर रोती रही हो। ठीक कह रहा हूँ ना? रोने पर पाबंदी है क्यों? पाबंदी नहीं है, पर पूछना तो मेरा फर्ज है ना। पति हूं तुम्हारा। मन हुआ चीख कर कह दो, भाड़ में गया तुम्हारा फर्ज, प्लीज लीव मी अलोन। पर मम्मी की सीख याद आ गई जो उन्होंने सगाई पर, शादी पर, अमेरिका जाते हुए दी थी। कहा था, निम्मी अपनी जबान पर, अपने गुस्से पर काबू रखो। ये छोटी छोटी बातें ही गृहस्थी में दरार पैदा करती हैं। मानो कि अजीत बहुत सज्जन, सहनशील है, पर चंदन भी कभी कभी आग पकड़ लेता है। इसलिए कहती हूँ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा जब्त करना सीखो। मम्मी की याद से ही मेरा गुस्सा ठंडा पड़ गया और मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, फर्ज पूरा हो गया श्रीमान जी, अब थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए। सौभाग्य से उसी समय बच्चे भी आया के साथ घूमकर वापस लौट आए। माहौल एकदम खुशगवार हो गया। रात का खाना भी उसी प्रसन्न वातावरण में हुआ। उस रात टीवी खोलने का मन ही नहीं हुआ। शगुन को थपकते हुए मैं बरामदे में आ बैठी। ये भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। शुभम उनकी गोद में चढ़ बैठा। दोनों बच्चे निंदियाए हुए थे। सोने में 10 मिनट भी नहीं लगे। हम लोग थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैंने एकाएक कहा, आप शाम को ठीक कह रहे थे, आज एक गंभीर बात हो गई है। क्या? मेरे पिता नहीं रहे। ओह, उन्होंने कहा और चुप हो गए। शायद सोच रहे होंगे कि सांत्वना क्या दूं, फिर सांत्वना दूं भी कि या नहीं। थोड़ी देर बाद बोले, तुम्हारी मम्मी ने मना किया था, इसलिए आज तक मैंने कभी उनका जिक्र नहीं छेड़ा। लेकिन आज अगर चाहो तो उनके बारे में बात कर सकती हो, मन हल्का हो जाएगा। बात करने को है ही क्या, मैंने कसैले स्वर में कहा। मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं है। कुल जमा 2 साल की ही तो थी मैं जब मम्मी ने घर छोड़ दिया था। उसके बाद कभी देखा नहीं, न बस सुना ही सुना, और जो कुछ सुना उससे आहत ही हुई। फिर भी पिता तो पिता होते हैं, अनजाने अनचाहे उनसे एक तार जुड़ा रहता है। नहीं तो तुम रोती क्यों? आप गलत समझ रहे हैं। मैं पिता के लिए नहीं रोई थी, मैं अपने लिए रोई थी। मैं उस प्यार, दुलार, सुकून और सुरक्षा के लिए रोई थी जो हर बच्चे का जायज़ हक होता है, पर वह मुझे नहीं मिला। एक गरीब का बेटा भी अपनी झोपड़ी में सुरक्षित महसूस करता है, अपनों के बीच सिर उठाकर चलता है, क्योंकि उसके सिर पर बाप का साया होता है। हम तो पिता के रहते ही भी अनाथ हो गए। मामा की विशाल हवेली में भी अकिंचन, असहाय और बदहाल थे। मामा हमें मजबूरी में पाल रहे थे, पर उनके बच्चों को हम फूटी आंख नहीं भाते थे। हमें अपमानित करने का एक भी मौका वे लोग नहीं छोड़ते थे। हम लोग न अपनी पसंद का पहन ओढ़ सकते थे, न मन भरकर खा पी सकते थे। आजादी से हंसने बोलने की भी मनाही थी। मामी की चौकन्नी नजर हमेशा हमें घूरती रहती थी। उनकी जबान तो एकदम जहर बुझी थी। वे हमें कभी नहीं भूलने देती थी कि हम तीनों उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। दीदी तो फिर भी समझदार थी, पर मैं अक्सर जिद पर आ जाती थी। तब वे हाथ नचाकर कहती, बाप के घर में क्या बांध कर लाई थी जो मांग रही हो। मम्मी कुछ कह नहीं जाती तो तांडव शुरू कर देती। सबको सुनाकर कहती, ऐसा स्वभाव था तभी तो ससुराल में नहीं बने, अब यहाँ हमारी छाती पर मूंग दलने आ गई है महारानी। मेरे बच्चों के मुंह का कौर छीन गया है। यूं तो मम्मी कॉलेज में नौकरी कर रही थी, मामू को अपने हिस्से का खर्च भी दे रही थी, पर मामी को संतोष नहीं था। उन्हें तो हमारी उपस्थिति ही खटकती थी। नानी एक ही शहर में दूसरा घर लेने की इजाजत भी नहीं दे रही थी। हार कर मम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपना ट्रांसफर भोपाल करवा लिया। लड़कियों का साथ था, इसलिए बेटे का महल छोड़कर नानी भी हमारे साथ आ गई और आखिरी दम तक रही, लेकिन अपना खर्चा बराबर बेटे से लेती रही। कहती, अब आखिरी समय में बेटी की कमाई क्यों खाऊं? उनकी इस बात के पीछे रस्म रिवाज थे या बेटी की मदद की आकांक्षा, कौन जाने। नानी न होती तो हम लोगों का पता नहीं क्या हाल होता। मैं उन्हें बड़े मनयोग से अपने बचपन की कहानी सुना रही थी।
एकाएक पता नहीं कितनी सारी बातें याद आ गई। अपना अकेलापन, मम्मी के आंसू, पड़ोसियों की ताना कशी, सहेलियों की कानाफूसी, रिश्तेदारों का उपहास। यह भी याद आया कि भोपाल आने के बाद मम्मी ने जब अपने सुहाग चिन्ह उतार दिए थे तो हम लोग कितना सहम गए थे। उनका रूप देखकर नानी तो एकदम बिदक गई थी। मम्मी ने शांत स्वभाव से कहा था, अम्मा, लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, किस किस को अपना इतिहास सुनाते फिरूं। लड़कियां भी परेशान होती हैं। वैसे भी ये चीजें मेरे सौभाग्य की नहीं हैं, दुर्भाग्य की ही प्रतीक हैं। करवा चौथ या तीज पर भी मम्मी व्रत नहीं रखती थी। नानी को उन्होंने समझा दिया था, अम्मा, मैं तो एक जन्म में ही भर पाई हूँ। जन्म जन्मांतर के लिए ऐसे पति की कामना तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती। बेतरतीब से सारी बातें जैसे जैसे याद आ रही थी मैं सुना रही थी। वर्षों से मन में संचित गुबार लावे की तरह बह निकला था। बिल्कुल रीत जाने के बाद मैं निस्पंद सी कब तक बैठी रही मुझे पता नहीं। कब उन्होंने शुभम को सुलाया, कब शगुन को मेरी गोद से उठा लिया, कब वे उठकर चले गए, मालूम नहीं पड़ा। हाथ मुंह धोकर जब मैं बेडरूम में पहुंची तो देखा एक बाह पर शुभम और एक बाह पर शगुन को लिए वे सो रहे हैं। दोनों बच्चों ने अपनी बाहें पापा के गले में डाली हुई हैं। नींद में भी दोनों बच्चे एकदम संतुष्ट और आश्वस्त लग रहे थे। मैं निर्निमेष उन्हें देखती रही। क्षण भर के लिए अपने ही बच्चों से मुझे ईर्ष्या हो आई। विधाता ने मुझे सुख से वंचित क्यों रखा। फिर से मन में जैसे एक भट्टी सी सुलगने लगी, पर मैंने जब्त कर लिया। मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। छी, कोई अपने बच्चों से भी जलता है कभी। सो गए क्या? मैंने हौले से पुकारा। वे आंखें खोलकर मुस्कुराए। मैं तो नहीं सोया, पर ये मेरे दोनों हाथ सो गए हैं। जरा मदद करोगे? मैंने बच्चों को अलग करना चाहा तो उन्होंने पापा को और कसकर पकड़ लिया। नींद में भी वे अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते थे। मैंने अजीत के दोनों हाथ बच्चों के सिर पर रखकर कहा, आज मुझे एक वचन दोगे प्लीज? क्या? मैं चाहे कितनी भी गलतियां करूं, पर उसकी सजा तुम मेरे बच्चों को मत देना। अगर बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो मुझे छोड़ देना, पर इन बच्चों पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना। प्रॉमिस? प्रॉमिस, उन्होंने कहा और मुझे भी अपनी बाहों में भर लिया। तो ये थी कहानी पिता। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कविता या कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।